हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप सिंह और आप सभी लोग देख रहे हैं ज्ञान गुरु इंडिया चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन इसमें हम देखेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। माइक्रो प्रोपोगेशन जो टेक्निक हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए क्या क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसका हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। माइक्रो प्रोपोगेशन, ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन, is a modern plant propagation technique that involves growing plants from small plant pot under sterile condition in a nutrient-rich medium. प्लांट प्रोपोगेशन जो है इसका दूसरा नाम है, इसको और नामों से भी जाना जाता है। टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है, क्लोन के नाम से जाना जाता है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें क्या होता है, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है, पूरे प्लांट में से एक छोटा सा पार्ट लिया जाएगा जिसका नाम होगा एक्स प्लांट। ठीक है, ये एक्स प्लांट क्या होता है, इसको स्टरलाइज कंडीशन में, स्टरलाइज कंडीशन का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन है, जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में एक आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराया जाता है। जिस तरीके से हम सीड को सॉइल में ग्रो कराते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर एक मीडिया बनाते हैं जो जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है, और प्लांट का कोई भी हम पार्ट लेते हैं जिसको हमने एक्स प्लांट नाम दे दिया गया है, उस एक्स प्लांट को हम इसके मीडिया के अंदर ग्रो कराते हैं, वो भी स्टरलाइज कंडीशन, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसमें हम एंटर नहीं होने देते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, in this method allow to produce a large number of identical plants known as clone from a single parent plants। इसमें क्या होता है कि एक ही प्लांट से बहुत सारे 100 और 1000 प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। क्यों बनाए जा सकते हैं? क्योंकि एक प्लांट में से एक छोटा सा पार्ट चाहिए। माना कोई प्लांट है, जैसे ये हमने यहाँ पर एक प्लांट रखा, इसमें से कुछ सेल या कुछ टिश्यू आइसोलेट करेंगे और उनको मीडिया में ग्रो करा करके कंप्लीट प्लांट हम प्लांट में डेवलप कर देते हैं। ठीक है, और ये प्लांट कैसे होंगे? जो हम क्लोनिंग के द्वारा या टिश्यू कल्चर के द्वारा, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा जो हम प्लांट ग्रो कराएंगे, वो 100% कैसे होंगे? वो 100% मदर प्लांट के सिमिलर होंगे, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज वही होंगी जो उस मदर प्लांट की है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसलिए उसको क्लोन बोल दिया गया है। ठीक है ना, वो कैसे होंगे? वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट प्लांट के से। अब बात करते हैं क्लोनल प्रोपोगेशन। क्लोनल प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि और भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिसमें हम मदर प्लांट की तरह दूसरे प्लांट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से माइक्रो प्रोपोगेशन एक अलग एक ही टाइप उसमें से क्लोनल प्रोपोगेशन का एक टाइप है। क्लोनल प्रोपोगेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ reproducing plant asexually to produce genetically identical offspring. There are several techniques used for clonal propagation. क्लोनल प्रोपोगेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा ही होता है, उसकी और भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, जैसे कि कटिंग द्वारा, टेकिंग ए पार्ट ऑफ प्लांट, यूजुअली ए स्टेम और लीफ, एंड प्लांटिंग इट टू ग्रो ए न्यू प्लांट। The cutting will develop the root and grow into a new plant that is genetically identical to the parents। इसमें क्या होता है कि हम कोई किसी मदर प्लांट में से या तो हम स्टेम लेंगे या लीफ लेंगे, ठीक है, कट करते हैं और उसको सॉइल में डाल देते हैं, वो जैसे जैसे ग्रो होगा वो अपने मदर प्लांट्स की तरह हो जाएगा, इसको बोला जाता है कटिंग। जिस तरीके से हम रोज में करते हैं, शुगर केन में करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी क्लोनल प्रोपोगेशन का एक मेथड है, कटिंग के द्वारा। दूसरा है ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग का मतलब है ज्वाइनिंग पार्ट्स फ्रॉम टू प्लांट सो दैट दे grow as one. The top part of one plant grow on the root system of another. This is often used to propagate fruit plant roses. दूसरा सिस्टम होता है क्या चीज, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट लेते हैं हम, ए और बी, ये दो प्लांट हैं। अब जैसे ये कोई प्लांट है, इसमें रूट डेवलप है, स्टेम है, सब कुछ है, लीफ वगैरह है, सब है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे प्लांट जो कि तुम्हारा इसमें भी लीफ रूट वगैरह है, सब कुछ है, इसमें क्या करेंगे, एक प्लांट को यहाँ से कट कर देंगे, दूसरे प्लांट को यहाँ से कट कर देंगे। अब ए प्लांट की हम क्या करेंगे, रूट ले लेंगे और दूसरे प्लांट की शूट ले लेंगे और इस पर हम इसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। इस सिस्टम को बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग के प्रोसेस जो है मोस्ट ऑफली किसमें की जाती है, जितने भी फ्रूट वाले प्लांट जो होते हैं, फ्रूट ट्रीज जो होते हैं, उनमें ये की जाती है, और कुछ रोजेज में की जाती है। आजकल रोजेज में ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। आपने देखा होगा जो रोज होते हैं उनका कलर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होने लगे, ग्रीन रोज आ गए, व्हाइट रोज आ गए। तो ये सारी के सारी किसके द्वारा होती है, वेराइटीज चेंज हो रही है, ये ग्राफ्टिंग्स के द्वारा हो रही है। ठीक है। दूसरा होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि हम कोई एक प्लांट है, उसके किसी स्टेम को क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ फर्टिलाइजर वगैरह या कुछ सॉइल्स यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, बांध देंगे। तो जैसे जैसे प्लांट एक ग्रो होगा तो क्या होगा, इस प्लांट में यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जब ये रूटिंग डेवलप हो जाएगी, इस प्लांट को यहाँ से ब्रेक करके इसको सॉइल में लगा देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लेयरिंग। इनकरेजिंग रूट्स टू form on the stem while it is still attached to the parent plant. Once root have formed, the stem is cut from the parent's plant and planted separately. ठीक है ना। वही क्या, जब कोई प्लांट ग्रो कर रहा है उसके किसी स्टेम को क्या करेंगे हम, जो है रूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे उसमें रूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उसको यहाँ से कट करके उसको हार्डनिंग के लिए भेज देंगे। ठीक है ना। तो ये होता है लेयरिंग। और नेक्स्ट जो प्रोसीजर जिसको हम अभी, हमारा सब्जेक्ट भी है माइक्रो प्रोपोगेशन, जो कि एक टिश्यू कल्चर का पार्ट है। यूजिंग स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट tissue which is called explant grow in sterilized condition on the natural culture media. This method allow for the rapid productions of a large number of plants. ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, वो एक छोटा सा एक एक्सप्लांट लेंगे जिसको कल्चर मीडिया में हम ग्रो करेंगे और कंप्लीट प्लांट में डेवलप कर देंगे। अब बात ये आती है कि जब हमारे पास अदर मेथड्स थे कटिंग के, ग्राफ्टिंग के, लेयरिंग के, तो हमें माइक्रो प्रोपोगेशन की जरूरत क्यों पड़ी। माइक्रो प्रोपोगेशन क्यों इनसे सबसे बेस्ट है तीनों मेथडों से, क्योंकि जो कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग जो मेथड है उसमें प्लांट का मैक्सिमम पार्ट ले लिया जाता है। ठीक है ना। मतलब हम एक प्लांट से ज़्यादा न्यू प्लांट नहीं बना सकते, कुछ लिमिटेड ही बना सकते हैं। ठीक है। जबकि माइक्रो प्रोपोगेशन जो है वो कैसी है, वो टिश्यू बेस्ड टेक्निक है। ठीक है ना। वो कैसी चीज है, टिश्यू बेस्ड टेक्निक है। उसमें हमें क्या है, प्लांट के मैक्सिमम पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है कि स्मॉल पीस से ही हम एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा, इसके सक्सेस रेट जो होते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू जो हम प्लांट जनरेट करते हैं, उसके सक्सेशन जो रेट होते हैं वो इन तीन मेथडों के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। तो कौन कौन से फीचर्स हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं और अदर मेथड्स को यूज़ नहीं कम करते कंपेरेटिवली। पहला है रैपिड मल्टीप्लिकेशंस। रैपिड मल्टीप्लिकेशंस का मतलब ये है कि इस एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। ठीक है। कम समय में एक ही प्लांट से ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ग्रो किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है इसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन का, enable the production of thousands to millions of identical plants clone। ठीक है ना। मतलब एक प्लांट से थाउजेंड्स टू मिलियन प्लांट जो है ग्रो किए जा सकते हैं बाई माइक्रो प्रोपोगेशन। दूसरा क्या है इसके फीचर्स हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स। प्लांट्स ग्रो इन स्टरलाइज्ड कंडीशन आर फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, ensure healthy and
various plantlets। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो पैथोजन फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टरलाइज कंडीशन में ग्रो कराए जाते हैं। स्टरलाइज कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, जिससे कि कंटेमिनेशन का चांसेस कम होता है। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज, help in the conservation of plant species that are rare, endangered, or difficult to propagate by the conventional methods, allow for the ex situ conservation of plant genetic resources। इसके द्वारा क्या होता है कि जो प्लांट एंडेंजर्ड है, ठीक है ना, जो प्लांट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस मेथड्स में जो है जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज के एक या दो प्लांट है तो उससे भी हम थाउजेंड्स और मिलियंस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जबकि हम लेयरिंग, रूटिंग्स और इसके द्वारा जो ग्राफ्टिंग के द्वारा एक प्लांट से 10-20 प्लांट ही ग्रो कर सकते हैं, जिनमें ये चांस भी रहेगा कि वो जो प्लांट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड ना हो जाए या खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन में किए जाते हैं। जबकि माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा जो है वो आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो किए जाते हैं, मीडिया प्रिपेयर करके ग्रो किए जाते हैं। इसलिए जो है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको हम क्या रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए उसको माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो हम उसकी वैरायटी को कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट है ईयर राउंड प्रोडक्शंस, not depend on the seasonal variations or environmental condition, plants can be produced through the years। माइक्रो प्रोपगेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि कोई भी प्लांट हमें ग्रो करना है, उसके लिए हमें उस प्लांट के लिए सूटेबल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इतना सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जो है वो आर्टिफिशियली कंडीशंस में जो है उसको ग्रो कराते हैं। तो ऑफ सीजन भी हम जो वैरायटी है, कुछ जो वैरायटीज उनकी यूजेस ज़्यादा है, ऐसी वैरायटीज को हम ऑफ सीजन भी ग्रो करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनकी या सीजन की का वेट करें। अगला दे रखा यूनिफॉर्मिटी, प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्पेसिफिक ट्रेट्स इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्रॉप एंड ट्री। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो 100% मदर प्लांट्स के ही आइडेंटिकल होते हैं। क्योंकि इसमें जो है मेल और फीमेल्स का रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स का भी फ्यूजन नहीं हो रहा। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल स्पेस रिक्वायरमेंट्स, require minimum space compared to traditional nursery or greenhouses. High density production system make efficient use of space। क्योंकि सेल के द्वारा प्लांट को ग्रो किया जाता है, तो सेल को मेंटेन करना या सेल को स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये हम एक कॉनिकल फ्लास्क में इनको डेवलप कर देते हैं और उनका साइज जो है होता है वो बिगिनिंग में छोटा होता है, तो इसलिए इनको मेंटेन करना थोड़ा सा इजी होता है और उनके लिए कम स्पेस की आवश्यकता होती है। जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ती है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमें नर्सरी या ग्रीन हाउस की जरूरत होती है, जबकि इसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात करते हैं नेक्स्ट है एक्सप्लांट। अभी हमने बताया एक्सप्लांट क्या होता है। एक्सप्लांट वो टिश्यू या सेल है जो हम मदर सेल से आइसोलेट करते हैं और जिसको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू या माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू क्या करते हैं, कंप्लीट प्लांट में डेवलप करते हैं। तो एक्सप्लांट से कुछ फीचर्स हैं जो कि हम जब सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट करते हैं तो उन फीचर्स को उनके अंदर कंसीडर किया जाता है। नंबर है सोर्स ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, जब भी हम कोई प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सप्लांट की आइसोलेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हेल्थी एंड डिजीज फ्री। The donor plant should be free from disease and pest to prevent contaminations। ठीक है, जब भी हम कोई मदर प्लांट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो मदर प्लांट कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और डिजीज फ्री होना चाहिए। Vigorous growth, explants should be taken from
parts of the plants that are exhibit robust and healthy growth. वही कि जब भी हम मदर प्लांट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए और प्लांट के ऐसे पार्ट से आइसोलेट किया जाना चाहिए जो इजी हो आइसोलेशन। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, हम एक्सप्लांट मदर प्लांट के किस पार्ट से आइसोलेट कर रहे हैं उसके बेस पर एक्सप्लांट के टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। These include shoot tip, auxiliary buds, and root tip which have high regenerative potentials. अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? या तो वो रूट टिप हो, चाहे वो शूट टिप हो, चाहे एक्सिलरी बड्स हो। ठीक है, वहां से सिलेक्शन करते हैं तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रीजनरेटिव पावर जो होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। दूसरा ले रहे हैं लीफ सेगमेंट्स। Young and actually growing leaves have often more responsive। अगर हम लीव्स एक्सप्लांट जो है वो लीव से आइसोलेट कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए? वो यंग होना चाहिए और एक्टिवली ग्रोइंग लीव होनी चाहिए। मतलब अब ऐसा ना हो मैच्योर लीव हो, वो अभी ईयरली स्टेज में सेपरेट कर लेनी चाहिए। दूसरा है स्टेम सेगमेंट्स। Internodes or nodal sections can be used particularly if they contain buds। ठीक है ना, तो इंटरनोड्स और नोड का सेक्शन सेलेक्ट करना अगर हम स्टेम से आइसोलेट कर रहे हैं तो, और उसमें बेटर क्या होगा? जिसमें बड निकल रही हो। ठीक है ना, जहां से बड का ग्रोथ हो रहा हो स्टेम सेगमेंट से, वहां से एक्सप्लांट आइसोलेट करना चाहिए। नेक्स्ट है रूट सेगमेंट। यूज्ड लेस फ्रिक्वेंटली बट कैन बी इफेक्टिव और सर्टेन स्पीसीज। रूट का जो सेगमेंट है उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। अगर दे भी रहे हैं तो कैसा होना चाहिए? वो एक सर्टेन स्पीसीज में ही ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सच एज फ्लावर, पेटल्स और सीड एम्ब्रियो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज और कल्चर गोल। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लीव, शूट स्टेम से ले सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड करेक्टर्स भी स्ट्रक्चर्स भी होती है, जैसे कि हम फ्लावर में से फ्लावर का कोई पार्ट ले सकते हैं, सीड एम्ब्रियो ले सकते हैं, या कोई और भी पार्ट ले सकते हैं। उसके द्वारा भी वो डिपेंड करेगा किस पर? स्पीसीज पर। ठीक है, स्पीसीज पर डिपेंड करेगा और जो हम कल्चर मीडिया प्रेफर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट इज एज ऑफ एक्सप्लांट। एज ऑफ एक्सप्लांट्स में ये अंडरस्टूड की बात है। अगर हम कैसे मैच्योर सेक्शन को लेंगे तो मैच्योर सेक्शन में क्या होता है? रीजनरेशन की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है या डाउन हो जाती है। तो इसलिए हमें कैसे प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए? जो अभी यंग प्लांट हो, जिनके अंदर कैसा हो? हाई रीजनरेशन की प्रोसेस हो, ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए। यंग प्लांट्स ऑफन शो हायर रीजनरेशन रेट कंपेयर टू द मैच्योर टिश्यू। ठीक है ना, ऐसे टिश्यू का सिलेक्शन करना है जो अभी यंग है। दूसरा है साइज ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है ना, साइज के लिए एक ऑप्टिमम साइज अगर हम लेते हैं तो उसकी सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। एक्सप्लांट शुड बी ऑफ ए साइज दैट maximum their surface area for nutrient absorption while maintaining viability। A smaller explant or higher regenerative potentials are preferred। ठीक है, तो हमें एक स्मॉल सेक्शन ही लेना है, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लांट नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा एक बड़ा एक्सप्लांट लेंगे तो वो क्या होगा? तो हमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड्स करनी पड़ेंगी, वो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा। अगला दे रखा फिजियोलॉजिकल स्टेट। ठीक है, ग्रोथ फेज होना चाहिए। एक्सप्लांट शुड बी टेकन फ्रॉम प्लांट्स that are in active growth phase and these tissue are more likely to respond positively to culture conditions। दूसरा सेशनल टाइमिंग्स, अगर हम सीजन में लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। सम प्लांट्स मे बी मोर response during specific season which should be considered then selecting explant। कुछ प्लांट वैरायटी ऐसी होती है जिनके अंदर एक सीजन में ही जो ग्रो होने की जो टेंडेंसी होती है वो एक्टिव होती है,
तो इस ऐसे प्लांट्स को हम सीजनल टाइमिंग में ही ग्रो कराएं तो बेटर है। नेक्स्ट दे रखा है स्टरलाइज पोटेंशियल, ठीक है। स्टरलाइज पोटेंशियल, ऐसे प्लांट सेगमेंट को सेलेक्ट करें जिसको इजी क्या हो, स्टरलाइज करना इजी हो, ठीक है ना। Explant should be easy to sterilize without damaging the tissue. Different tissue may require different sterilization protocol. Basically जो हम explant को isolate explant को sterilize करते हैं वो surface methods के द्वारा करते हैं, जिसमें हम इथेनॉल का यूज करते हैं, 70% इथेनॉल का यूज करते हैं explant sterilization के लिए। Regeneration potential, high regenerative ability, ठीक है। मतलब हम कई बार बता चुके हैं आपको कि ऐसे एक्सप्लांट को हम सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर जो रीजनरेशन की पोटेंशियल हो वो कैसा हो, हाई हो थोड़ा सा, ठीक है। उसका प्रीवियस सक्सेशन रेट देखेंगे, ऐसे प्लांट सेलेक्ट करेंगे जिनमें पहले रिसर्च हुई हो और टिश्यू कल्चर के द्वारा जिनमें पहले कंप्लीट प्लांट में डेवलप किया गया हो, ताकि उनका सक्सेशन रेट हमें पता चल सके। दूसरा है रीजनरेशन पोटेंशियल, शायद ये आ चुका है, ये रिपीट हो गया है, तो पॉइंट जो है वो पॉइंट रिपीट हो चुके हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज मीडियम। टिश्यू कल्चर के लिए मीडियम सिलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी एक मीडिया के लिए क्या क्या नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। तो द सक्सेस ऑफ टिश्यू कल्चर relies on the compositions and properties of culture media, which provide essential nutrients and conditions for plant tissue growth. The main components of media जो है वो है, एक तो है बेसिक न्यूट्रिएंट्स। ऐसा जैसा कि हमें पता है न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, ठीक है। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, मतलब उनकी कल्चर मीडिया में इनके जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा होगी। दूसरे जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं, आयरन आता है, मैग्नीशियम आता है, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, कोबाल्ट, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी स्मॉल अमाउंट जो है वो डाली जाती है। विटामिन की अगर हम बात करें तो कुछ ही विटामिन हैं, जैसे कि B1 विटामिन है, ठीक है, निकोटिनिक एसिड है और B6 है। ये तीन जो है विटामिन होती है जो मीडिया में यूज की जाती हैं मीडिया प्रिपरेशन के दौरान। ये क्या करती हैं, ये एंजाइमेटिक फंक्शंस करती हैं और दूसरा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है जितने भी उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुक्रोज यूज करते हैं, ऑफन यूज एज ए प्राइमरी कार्बन सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ। क्या चीज है वो, सुक्रोज है। नेक्स्ट है ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोल देते हैं, जो कि स्टेम, रूट और शूट डेवलपमेंट्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑक्सीजन यूज करते हैं, ऑक्सीजन में IAA और NAA यूज करते हैं, डॉलिक एसिटिक एसिड। प्रोमोट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो वो प्रोमोट करता है क्या, रूट फॉर्मेशन का एंड कैलस इंडक्शन को प्रोमोट करता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करते हैं, वो इनकरेज शूट प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। और तीसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इन्वॉल्व इन द स्टेम एलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन, ठीक है। ये तीन फाइटो हार्मोन्स हैं जिनको ग्रोथ रेगुलेटर्स करते हैं, जिनकी प्रेजेंस मीडिया में जरूरी है। नेक्स्ट है जेलिंग एजेंट्स। जेलिंग एजेंट्स का काम होता है कि लिक्विड मीडिया को क्या करता है, वो सॉलिडिफाई करने का काम करता है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एगार यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड टू सॉलिडिफाई द मीडियम प्रोवाइडिंग ए स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्लांट, ठीक है। इसके लिए हम एगार यूज करते हैं, एगार। नेक्स्ट है पीएच लेवल। जब भी हम मीडिया बना रहे हैं उसका पीएच जो है वो कितना होना चाहिए, वो 5.8 होना चाहिए, क्योंकि इस पीएच पर जो ग्रोथ होती है एक्सप्लांट की वो ठीक होती है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे
जो कि तुम्हारा कोई भी कंटेमिनेटेड ना होना चाहिए, और उसको हम ऑटोक्लेव करके करने के बाद ही यूज करेंगे ना। ये सारी की चीजें होती हैं जो हम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए केमिकल्स की और उन सब की। अब कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की होती है, जिसमें हम क्या है, नंबर फर्स्ट जो है वो स्टेराइल इन्वायरमेंट। जब हम ये माइक्रो प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है परफॉर्म करते हैं, वो सारे की सारे कहाँ पर करेंगे, एसेप्टिक कंडीशंस में करेंगे, जिसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लैमिनार एयर हुड्स। ठीक है ना, लैमिनार एयर हुड्स के अंदर ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा, और जितने भी केमिकल्स, मीडिया, ग्लास वेयर्स यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे ऑटोक्लेव्स द्वारा एसेप्टिक किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है या मोस्ट सूटेबल जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मैमेलियंस के सेल्स का रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना। उसके बाद इंक्यूबेटर फॉर आर यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं वो होता है बीओडी इंक्यूबेटर। ठीक है, बीओडी इंक्यूबेटर्स का यूज करते हैं जब हम क्या एक्स प्लांट को मीडिया में पोर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद उसको टेम्परेचर, एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए कंटिन्यूसली, तो उसके लिए हम बीओडी इंक्यूबेटर यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी की बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी लेवल 95 to 98 आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द evaporations of the culture media. Incubators often have a water tray to maintain humidity. Next है gas environment. The appropriate level of oxygen and carbon dioxide are crucial. Carbon dioxide incubator are commonly used to maintain 5 to 10% carbon dioxide level, which help in maintaining the pH of the culture media. ठीक, उसके बाद है pH कितना होना चाहिए, 7.2 से लेकर के 7.4 के अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए pH। और बफर मीडिया यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा बफर मीडिया वो मीडिया होते हैं जिनमें अगर हल्का भी एसिड या बेस डालने पर उनका pH चेंज नहीं होता। लास्ट है लाइट। लाइट जो है वो टिश्यू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम यूवी लाइट उसके लिए हम नॉर्मल लाइट्स का यूज करते हैं। सम कल्चर्स में रिक्वायर स्पेसिफिक लाइट कंडीशंस, थ्रू मैनी आर कीप इन द डार्क टू प्रिवेंट लाइट इंड्यूस्ड डैमेज। फॉर adherent cells, a suitable surface such as tissue culture, treated plate or glass are necessary for the cell to attach the growth. Some cells may require extracellular matrix components like collagens, and ये तो एनिमल सेल्स के लिए बात हो जाती है। तो एक ऑप्टिमम लाइट चाहिए, जिसके लिए हम नॉर्मल जो लाइट होती है उसको हम यूज करते हैं। वो डिपेंड करती है किस प्लांट को हमने सेलेक्शन किया और किस प्लांट के टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, उसकी बेसिक लाइट रिक्वायरमेंट कितनी है, उतने घंटे उसको उसी वेव लेंथ की लाइट प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको जेनेटिक, माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी की सारी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। एक सिलेबस के बेस पर कंटिन्यूस लेक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।